निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पे आधारित एमसीक्यूज़। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत के संविधान में विधान परिषद के गठन की स्थायी प्रक्रिया है। विधान परिषद से मतलब है लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेकंड, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/12 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब आपको बताना है दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या होगा? 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास सही जवाब देने के लिए। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, मतलब पहला स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है और दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि जो भारत के संविधान में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया है वो अस्थायी है। इसका मतलब क्या है? संसद इसको बदलने और सुधारने के लिए अधिकृत है, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो हो गया रॉन्ग। सेकंड में क्या बोल रहा है? विधान परिषद के सदस्यों में से 1/12 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नहीं, जो नंबर है ये 1/12 नहीं है, ये 1/3 है। अगर मैं बताऊं मोटा मोटा कि जो 1/3 जो सदस्य चुने जाते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं? स्थानीय निकायों से। 1/3 चुने जाते हैं स्थानीय निकायों से। ठीक है, ये ज़रूर पढ़ा होगा आपने पॉलिटी की अपनी बुक में। 1/12 सदस्य चुने जाते हैं कहाँ से? राज्य में रह रहे 3 वर्ष से जो स्नातक है उनके द्वारा। फिर 1/12 कहाँ से आते हैं? 1/12 जो सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? 3 वर्ष से जो अध्यापन कार्य कर रहे हैं, 3 वर्ष से अध्यापन कार्य कर रहे लोगों द्वारा। उसके बाद 1/3 जो चुने जाएंगे वो कहाँ से आएंगे? वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा, जो मैंने पूछा था, विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, और जो बाकी बचे, ठीक है, वो बाकी कितना बचा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। इन सदस्यों का चुनाव का जो नामांकन है वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है, राज्यपाल। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, पीआईबी की खबर है 15 जून निर्वाचन आयोग विधानसभा के सदस्यों द्वारा आंध्र प्रदेश विधान परिषद के लिए उपचुनाव 6 जुलाई 2020 को मतदान होगा। यहाँ पूरा का पूरा उन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है। तो बात की जा रही है यहाँ पे विधान परिषद के लिए उपचुनाव की बात हो रही है। तो हमें जानना ज़रूरी है कि विधान परिषद, और इस बार के लिए विधान परिषद का गठन, ठीक है, कैसे काम करती है, क्या शक्ति है, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी लिख देता हूँ, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इस बार ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाल ही में भारत GPAI के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। दूसरा, अमेरिका ने GPAI में शामिल होने से मना कर दिया। तीसरा, यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदारीपूर्ण विकास और मानवाधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार में मार्गदर्शन पर आधारित है। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बताइए कि A, B, C या D। सही जवाब क्या होगा? क्या होगा सही उत्तर इसका? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट थर्ड सही है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है रॉन्ग है। अमेरिका ने मना नहीं किया, अमेरिका खुद भी इसमें शामिल है। ओके, अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया हमने। ये देखिए 15 जून की खबर है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय की। क्या लिखा है? भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI के जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास और उपयोग में सहायता करने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन इसमें संस्थापक सदस्य है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य है, सिंगापुर आदि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की लीग में शामिल हो गया है भारत भी। ठीक है, बाकी ये क्या काम करेगा ऑलरेडी मैंने इस पे बना दिया है, और पहले भी एक सेम टॉपिक पे GPAI पे मैंने एक और MCQ भी बनाया था आज से 15-20 दिन पहले, आपको याद होगा। चलते हैं अब आगे। अगला प्रश्न है, इंडियन गैस एक्सचेंज IGX के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला,
IGX एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो स्पॉट बाजार एवं फॉरवर्ड बाजार में प्राकृतिक गैस खरीदारों एवं विक्रेताओं को व्यापार की अनुमति प्रदान करेगा। सेकंड, IGX भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज की एक अनुषंगी के रूप में अर्थात सब्सिडियरी के रूप में कार्य करेगा। अब आपको बताना है कि IGX के बारे में दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D। सही उत्तर क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ओके, अब ये देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए 15 जून की खबर है, सेम PIB पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान ने प्रथम राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज, तो ये था इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च किया। ठीक है, और जो ये इंडियन गैस एक्सचेंज है स्टूडेंट, ये हम याद रखेंगे, ये क्या किसकी अनुषंगी के रूप में काम करेगा? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की अनुषंगी के रूप में काम करेगा। और ये जो इंडियन एनर्जी जो एक्सचेंज है ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये एक तरह का सिस्टम है जो जिसको कौन रेगुलेट करता है? रेगुलेटेड बाय सेंट्रल, ये भी लिख देता हूँ मैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ठीक है, CERC बोलते हैं। ऑलरेडी CERC क्या है, कैसे काम करता है, ये सारे इस पे भी MCQ में पुरानी सीरीज में पूछ चुका हूँ। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो न्यू दिल्ली में है। चले आगे। अब ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे मस्तक मंदिर का संबंध निम्नलिखित किस नदी से है? इंपॉर्टेंट रहेगा ये। कावेरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी और नर्मदा। A, B, C या D? क्या सही उत्तर है इसका? बताइए, 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महानदी। ठीक है, देखते क्या था ये प्रश्न, क्यों बनाया गया इसको। ये देखिए, ये 14 जून की खबर है, हिंदुस्तान टाइम्स। 500 ईयर ओल्ड उड़ीसा टेम्पल सबमर्ज्ड अंडर महानदी रिवर। ठीक है, तो जो एक 500 वर्ष पहले उड़ीसा का जो एक टेम्पल था वो सबमर्ज हुआ था महानदी में। आप देख सकते हैं जो ये एंशियंट टेम्पल है भगवान विष्णु से संबंधित था, जो उड़ीसा में महानदी ने जैसे ही अपने कोर्स को चेंज किया था, अपने पथ को चेंज किया था, उसके चलते क्या हो गया था, सबमर्ज हो गया था। वापस से ये नज़र आया है, तो आप देख सकते हैं ये नदी से बाहर निकला है। ओके, तो ये मस्तक टेम्पल, ये मस्तक शैली में बना हुआ है ये मंदिर, ये याद रखना है हमें। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे कैप्टन अर्जुन का संबंध निम्नलिखित किससे है? ए, भारतीय नौसेना का हिंद महासागर में नवीन मिशन। बी, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया एक रोबोट। सी, भारत चीन सीमा पर निगरानी के लिए नियुक्त एक वायु निगरानी तंत्र, एयर मॉनिटरिंग सिस्टम। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप बताइए कैप्टन अर्जुन का संबंध किससे है? ए, बी, सी या डी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया एक रोबोट है। देखते हैं क्यों बनाया हमने इस पे प्रश्न। ये देखिए 15 जून की खबर है, रोबोटिक कैप्टन अर्जुन टू स्क्रीन पैसेंजर्स वाइल बोर्डिंग ट्रेन सेंट्रल रेलवेज। ठीक है, तो ये लोगों का क्या करेगा, जो कैप्टन अर्जुन है वो एक तो जो पैसेंजर्स को है वो स्क्रीन करेगा, उसके साथ साथ वो एंटी सोशल एलिमेंट्स पे भी नज़र रखेगा कि जो रेलवे के परिसर में, रेलवे स्टेशन के परिसर में कोई सामाजिक अगर गतिविधि हो रही है उस पे भी यह अपनी नज़र रखेगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है और ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, टेलीस्कोप अर्थात दूरबीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला,
रेडियो टेलीस्कोप विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अदृश्य भाग को संग्रहित एवं फोकस करती है। सेकंड है ऑप्टिकल टेलीस्कोप विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग को संग्रहित एवं फोकस करती है। अब आपको बताना है टेलीस्कोप के बारे में, रेडियो टेलीस्कोप और जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप के बारे में जो ये स्टेटमेंट लिखी है उनके बारे में ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या है? क्या होगा इसका सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। याद रखेंगे स्टूडेंट, जो रेडियो टेलीस्कोप होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो इनविजिबल जो पार्ट है उसको कलेक्ट और फोकस करती है, और जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप है वो विजिबल जो पार्ट है उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के उसको कलेक्ट और फोकस करती है। ठीक है। और बेसिकली जो टेलीस्कोप के अगर बारे में बात की जाए तो दो तरह के होते हैं, एक ग्राउंड बेस्ड होता है और एक स्पेस टेलीस्कोप। आपने नाम सुना होगा, ग्राउंड बेस्ड, ठीक है, और एक होता है स्पेस टेलीस्कोप और स्पेस टेलीस्कोप। तो क्या आप मुझे कुछ नाम लिख के बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि स्पेस टेलीस्कोप कौन कौन से हैं और ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप कौन कौन से है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ठीक है, चलते अब आगे। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पश्चिमी अंटार्कटिका पूर्वी अंटार्कटिका की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है। दूसरा, हॉट स्पॉट्स ऐसा स्थान होता है जो समुद्र के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या है? क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? सेकंड स्टेटमेंट ये हॉट स्पॉट ही है, ना कि हॉट स्पॉट नहीं है। हॉट स्पॉट बिल्कुल सही है, जल्दी से बताओ। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मतलब दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट कि जो वेस्ट अंटार्कटिका है वो ईस्ट अंटार्कटिका की तुलना में तेज़ी से गर्म हो रहा है, अभी दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। और हॉट स्पॉट ऐसा स्थान होता है जो समुद्र के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। चलते हैं, ये देखिए, ये 15 जून की खबर है। अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई वेस्ट अंटार्कटिका इज़ वार्मिंग फास्टर देन ईस्ट अंटार्कटिका, मतलब पश्चिमी अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो पूर्वी अंटार्कटिका महाद्वीप की तुलना में तेज़ी से गर्म हो रहा है। उसके कारण, हालांकि वैज्ञानिकों को ये तथ्य तो पता था कि पहले से ही कि वेस्ट अंटार्कटिका पूर्वी ईस्ट अंटार्कटिका की तुलना में तेज़ी से गर्म हो रहा है, लेकिन अभी तक उसके कारण उनको नहीं पता थे। अभी एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन निकाली है वैज्ञानिकों की एक टीम ने कि कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस को और वायुमंडलीय दशाओं को उससे जोड़ के उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसलिए तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हुआ। अब जो सेकंड स्टेटमेंट था हॉट स्पॉट, उसके बारे में चलते हैं। ये देखो हॉट स्पॉट्स होते क्या है, याद रखना हॉट स्पॉट नहीं है, हॉट स्पॉट है। अब ये देखो हॉट स्पॉट्स लार्ज इनफ टू सेव, ये इतने पर्याप्त होते हैं कि वो बचा सके और रिस्टोर कर सके किसको? ओशियंस को, समुद्र को सुरक्षित बनाए रखने में और उनको रिस्टोर करने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं हॉट स्पॉट्स। और इनको एक तरह से क्या बोला जाता है? ब्लू हार्ट ऑफ द प्लैनेट। जो आपका प्लैनेट है, पृथ्वी ग्रह है, उसका ब्लू हार्ट बोला जाता है किनको? हॉट स्पॉट को। सेकंड, अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये पहली बात, ये बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, लेकिन चाहे इनका आकार कुछ भी हो, जो उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली जो सर्विसेज है या जो ये हॉप प्रोवाइड कर रहे हो कौन सी है? देखो, ये स्पेशल अबंडेंस और डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज़ मिलती है यहाँ पे जो अनयूजुअल होती है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी और स्पीसीज़ के ये सेंटर होते हैं। दूसरा, जो इसमें कुछ पॉपुलेशन मिलती है किसकी? रेयर की, जो दुर्लभ ऐसी प्रजातियाँ है, ठीक है, या कोई थ्रेटन्ड है, कोई संकट है, या कोई एंडेमिक जो स्थानीय या देशज प्रजाति है वो यहाँ पे मिलती है। ठीक है, उसके साथ साथ ये ऐसे स्थल होते हैं जो क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं डैमेज को फ्रॉम नेगेटिव ह्यूमन इम्पैक्ट, मतलब अगर इंसान की गतिविधियों से उस क्षेत्र को, ओशन को कहीं नुकसान हुआ है तो उस नुकसान को क्या कर सकते हैं? ये रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए
सिग्निफिकेंट इनका हिस्टोरिकल, कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यू होती है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इनके मूल्य भी होते हैं। और वहाँ पे ये पर्टिकुलर जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है जो उस एरिया में रहने वाली कम्युनिटीज़ है उनके लिए। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको बताना है क्या इंडिया में कोई हॉट स्पॉट है। इंडिया में हॉट स्पॉट, ठीक है। तो अगर है तो आप मुझे नाम लिख के बताना कि इंडिया के हॉट स्पॉट का नाम क्या है। ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। ओके, चलते हैं अब आगे। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, ये मैंने हिंदी में लिखा है इसको, PNGRB को, एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 द्वारा किया गया। दूसरा, इसका प्राथमिक कार्य पेट्रोलियम उत्पाद एवं प्राकृतिक गैस का शोधन, परिवहन, वितरण, भंडारण, विपणन, आपूर्ति एवं बिक्री करना है। अब आप बताइए कि PNGRB के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही होगा और A, B, C या D। सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C। मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए आज के द हिंदू की खबर है, पाइपलाइन टैरिफ पॉलिसी कमिंग टू रेज शेयर ऑफ गैस इन एनर्जी बास्केट। ठीक है, तो एक तो हमारा जो अभी आज मैंने जो पहला क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट, अगर आपको याद हो पहला क्वेश्चन क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। पहला नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, इंडियन गैस एक्सचेंज की बात की गई थी। इसमें इंडियन गैस एक्सचेंज का भी आप देख सकते हैं, वो हिंदू में PIB में था और हिंदू में भी था, लेकिन यहाँ PNGRB की भी बात की गई है जिस पे हमने प्रश्न पूछा है। यहाँ पढ़ लेते हैं, देखो, इन ए बिड टू रेज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन द एनर्जी बास्केट। भारत के जो ऊर्जा बास्केट है उसमें नेचुरल गैस के शेयर को, हिस्सेदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत शीघ्र ही क्या लेके आएगा, एक न्यू टैरिफ पॉलिसी लेके आएगा जो क्या करेगी, विल हेल्प ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन द एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल। मतलब जो भारत एक नई टैरिफ पॉलिसी लेके आएगा जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने में मदद करेगी। ठीक है, और यहाँ पे फिर इन्होंने बात की है ऑयल रेगुलेटर PNGRB की इज़ वर्किंग ऑन ए न्यू रेजिम, जो वो इस नई प्रक्रिया और शासन व्यवस्था पे काम कर रहा है फॉर ऑथराइजेशन ऑफ गैस पाइपलाइन। ठीक है, ताकि जो गैस पाइपलाइन का ऑथराइजेशन किया जा सके, दैट विल मेक इट मोर इन्वेस्टर फ्रेंडली, जिससे कि ये और ज़्यादा निवेशकों के मित्रवत बनेगी ये पूरी व्यवस्था। तो इसके चलते PNGRB पे भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और इंडियन गैस एक्सचेंज पे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था, किसके अधीन काम कर रही थी ये भी मैंने बता दिया था, और वो उसको कौन रेगुलेट कर रहा था, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को, वो भी मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अब आगे। अगला प्रश्न है, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वन धन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, स्कीम की शुरुआत वर्ष 2018 में उड़ीसा से की गई, जिसके अंतर्गत वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए। ठीक है। दूसरा, स्कीम का उद्देश्य जनजातीय संग्रहकर्ताओं और कारीगरों के लघु वन उपजों अर्थात माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसिस केंद्रित आजीविका विकास को बढ़ावा देना है। अब आप बताइए वन धन योजना के बारे में A, B, C या D। सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B। ठीक है, ऑप्शन B का मतलब पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। अब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि इसकी शुरुआत जो की गई थी ना, वो उड़ीसा से नहीं की गई थी, वो छत्तीसगढ़ से की गई थी, बीजापुर से। ठीक है, तो 4 अप्रैल 2018 को, ठीक है, 4 अप्रैल का हूँ, 14 अप्रैल हो गया ये, जो अंबेडकर जी की जयंती पर इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। इसलिए पहला स्टेटमेंट हुआ हमारा रॉन्ग। ठीक है, अब स्कीम के जो पहले स्टेटमेंट के अंदर देखो वन धन विकास केंद्र की बात की गई है। वन धन विकास केंद्र, देखो इनके बारे में जान लेते हैं ये है क्या। तो इस प्रत्येक वन धन विकास केंद्र में 10 जनजातीय स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। 10 जो जनजातीय स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे। ठीक है, और प्रत्येक जो स्वयं सहायता समूह है
हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर क्या होंगे, 30 जनजातीय संग्रहकर्ता शामिल होंगे, 30 ट्राइबल जो संग्रहकर्ता जो जंगलों से इन प्रोडक्ट जो वन उपज है उनको कलेक्ट करके लाते हैं वो होंगे। तो वन धन विकास केंद्र होगा, एक वन धन विकास केंद्र के अंदर 10 जनजातीय सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे और हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर 30 ट्राइबल जो संग्रहकर्ता होंगे। अब ये काम क्या किया जाएगा इनको, ठीक है, इसमें जो कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण देते हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करेंगे, इन लोगों को कौशल उन्नयन, स्किल डेवलपमेंट मतलब अपग्रेडेशन, प्लस क्या करेंगे उनको क्षमता निर्माण अर्थात कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद करेंगे। आई ये बात समझ में आपको? एक तो बात हो गई ये, तो वन धन विकास हो सकता है, वन धन योजना पे क्वेश्चन ना पूछा जाए, वन धन विकास केंद्र पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इनकी स्थापना वन धन योजना के तहत की गई। अब आगे और चलते हैं, जो हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन है वन धन योजना का, इसके इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। इसका जो नोडल मिनिस्ट्री होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, तो सेंट्रल लेवल पे तो कौन, ट्राइफेड इसका इम्प्लीमेंट करेगी। स्टेट लेवल पे क्या करेगी, जो नोडल एजेंसी होगी वो स्टेट की जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स की जो स्कीम चल रही है, ठीक है, उसके तहत होगा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे। और जो लोकल लेवल पे तो हमने क्या देख लिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए ये, ठीक है। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, प्रबंधन समिति के रूप में काम करेंगे इसमें। देखो ये इसलिए बता रहा हूँ मैं, इस बार प्रीटी के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है वन धन योजना, इसलिए पता लगे वन धन योजना ही जान रहे हैं, उसके अंदर वन धन विकास केंद्र का स्ट्रक्चर नहीं पता कैसे काम कर रहा है, वहीं पे यूपीएससी कई बार ट्रैप कर लेता है हमें, ठीक है। तो फैक्चुअल भी हो गया, छत्तीसगढ़ से हो गई, वन धन विकास केंद्र कैसे काम कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं आगे। ये देखिए क्यों बनाया गया इस क्वेश्चन को, आज के द हिंदू की खबर है, वन धन योजना हेल्प्स ट्राइबल बीट और, मतलब कठिन परिस्थितियों को सामना करने में वन धन योजना उनकी मदद कर रही है। ओके, तो ये पूरी खबर, इसमें जो हमारे काम का था, वन धन विकास केंद्र हमने देख लिया, ट्राइफेड देख लिया, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे काम कर रही है, इन्हीं सारी चीज़ों की इसमें चर्चा की गई है। ओके, चलते हैं आगे। आज का देखिए अभ्यास प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत वर्ष 1983 में की गई और यह वर्ष 2012 में पूर्ण हुआ। सेकंड, अग्नि मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तीसरा, पृथ्वी 1, 2 और 3 मिसाइल क्रमशः थल सेना, वायुसेना और नौसेना के संस्करण अर्थात वर्जन है। अब आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या होगा, इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सही है, कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बताना। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, मैंने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था और प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट या इंडेक्स वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहली रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट, तीसरी रिपोर्ट और पांचवी रिपोर्ट, ये सब वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। जो रिपोर्ट नंबर 4 थी, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये IMF जारी करता है, जिस पे ऑलरेडी मैं MCQ भी पूछ चुका हूँ। तो कुल मिला के इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, नंबर 4 जहाँ जहाँ था उसको कट कीजिए। सेकंड स्टेटमेंट बी में था वो कट हुआ, डी में था इसमें कट हुआ, बस इसमें फिर जो ऑप्शन सी है, ए और सी में से आया था, तो हमें पता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है, तो इसलिए ऑप्शन हुआ सी। अब आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे दो लास्ट में छोटी छोटी न्यूज़ है, जान लेते हैं। एक्सपोर्ट्स फॉल 36% इन मे, ट्रेड डेफिसिट नैरो, मतलब भारत का जो व्यापार जो घाटा है वो कम हो रहा है, ठीक है। और जो इंडिया से टेक्सटाइल, ज्वेलरी और शिपमेंट, ये सब क्या है, जो टेक्सटाइल का और ज्वेलरी का शिपमेंट क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, PTI की न्यूज़ है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर द थर्ड स्ट्रेट मंथ, लगातार तीसरे महीने जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो क्या इस बार कितना गिरा, 36.47% गिरा है मई में, और गिरकर कितना रह गया, 19.505 बिलियन रह गया, ठीक है। और किस कारण हुआ, जो शिपमेंट घटा है भारत का, जैसे पेट्रोलियम में, टेक्सटाइल में, इंजीनियरिंग में, जेम्स में और ज्वेलरी में, कोविड-19 के चलते स्थिति पैदा हुई, ठीक है। और इंपोर्ट भी कितना हो गया है, ये देखिए $22.2 बिलियन हुआ है, ठीक है।
जिससे कि ट्रेड डेफिसिट, अगर मई की बात करें तो मई का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 3.15 बिलियन डॉलर है। ठीक है, ये घट गया हमारा। अगर पिछले साल की इन्होंने तुलना की है, अगर पिछले साल से तुलना किया जाए तो ये पिछले साल इसी महीने में 15.36 बिलियन डॉलर था। ठीक है, ये डाटा रिलीज़ किया है अभी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो मिनिस्ट्री ने। तो ये कुल मिला के हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी घटा है और इंपोर्ट भी घटा है, तो कुल मिला के हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो रहा है, ये बात की गई है इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए तो है ही है, ये मेंस के लिए और एसए के लिए ये इम्पोर्टेंट खबर है। कुछ अच्छे डाटा मिलेंगे यहाँ से हमें। ये देखिए कोविड-19 का, देखो इस बार का यूपीएससी मेंस का पेपर डिफरेंट ही होगा थोड़ा। ठीक है, काफ़ी अलग डायमेंशन से आपको सोचना होगा, चीज़ों को देखना होगा। कोविड-19 के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आईआर, बहुत सारे डायमेंशंस इसमें आपको देखने होंगे इस बार। उसी से जुड़ा हुआ एक ये खबर है, मैं आपको बताता हूँ बस एक सेकंड में। देखो इसमें क्या बोला गया है, द रिलैक्सेशन ऑफ लेबर लॉज अक्रॉस 11 स्टेट्स कम्बाइंड विद द क्लोजर ऑफ स्कूल एंड रिवर्स माइग्रेशन। मतलब 3 चीज़ें बोला इन्होंने। एक तो 11 राज्यों में क्या हुआ, जो श्रम कानून हुए हैं उनको क्या किया, रिलैक्स किया गया, श्रम कानूनों को रिलैक्स किया गया। दूसरा रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, मतलब भाई जो बिहार से, झारखंड से, राजस्थान से, नॉर्थ इंडिया से जो जितने लोग अलग अलग स्टेट्स में या साउथ वाले भी जो माइग्रेशन करके काम के लिए बाहर गए हुए थे वो वापस अपने घरों पे आ गए हैं, तो रिवर्स माइग्रेशन हुआ। और तीसरा स्कूल्स क्या हुए, लॉकडाउन के चलते शट हो गए, अभी बंद हो गए हैं, क्लोज हुए हैं। इन तीनों सिचुएशंस के चलते हुआ क्या है, नेशनल वाइड जो लॉकडाउन लगा उसके चलते फोर्स लैक्स ऑफ चिल्ड्रन इनटू चाइल्ड लेबर। तो लाखों बच्चे इससे किस में गए हैं, बाल श्रम की ओर धकेल दिए गए। इन तीनों सिचुएशन की बात की गई इस वाली न्यूज़ में। ठीक है, किस लिए, देखो अब उसके साथ साथ क्या हुआ, ऑलरेडी एम्प्लॉयड विल बी फोर्स टू, जो ऑलरेडी जो पहले बाल श्रम में जो लिप्त थे जो बच्चे, वो तो ऑलरेडी थे ही, ओके, और नए बच्चे भी उसमें क्या हो गए, इन 3 सिचुएशन के चलते वो भी उसमें और धकेल दिए गए। ठीक है, लॉन्गर आवर्स हो गए, काम के घंटे बढ़ गए, कम वेतन हो गया, और उसके साथ साथ उनको हजार्डस कंडीशंस में, मतलब ख़तरनाक सिचुएशंस में काम करना पड़ रहा है। ठीक है, ये बात की गई है। उसके बाद इसने बोला जो राज्य सरकारों द्वारा जो लेबर लॉज को चेंज किया गया है उनको बेसिकली हम 2 कैटेगरी में रख सकते हैं। एक कैटेगरी में तो क्या हुआ, लॉन्गर वर्किंग आवर्स कर दिए गए। ठीक है, और उसके साथ साथ भाई कुछ राज्यों ने तो क्या है, श्रम के घंटे बढ़ाए, और कुछ राज्यों ने क्या किया, जो श्रम अधिकार थे उनको सस्पेंड कर दिया है, ताकि वो क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर सके और कोविड-19 से फाइट कर सके। ये इस तरह की इसमें बातें की गई है। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा है इसने, द ईजिंग ऑफ नॉर्म्स विल लीड टू एन ओवरऑल इंक्रीज इन द इनसिक्योरिटी एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर। मतलब इस तरह की राज्य सरकारों द्वारा जो स्टेप उठाए गए हैं उससे क्या होगा, एक तो असुरक्षा बढ़ेगी, किस में, लेबर क्लास में, और उनका जो ऑलरेडी फॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था उनका इनफॉर्मलाइजेशन अर्थात अनौपचारिकरण और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, उनकी बार्गेनिंग की जो पावर होगी वो कम हो जाएगी, मोल भाव करने की। ठीक है, और उसके साथ साथ अमंग लेबर एंड डिटोरेशन इन द वर्किंग कंडीशंस, और उसके साथ साथ जो काम की दशाएं है वो भी क्या है, वो सही नहीं है। लेकिन इसने क्या बोला है, द इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट विल बी मोर सीवियर। भाई ठीक है, ये सारी चीज़ें श्रमिकों पे तो इनका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बच्चे और जो किशोर वर्ग की श्रेणी में जो लोग हैं, वो जो जनसंख्या है, वो इससे और भी ज़्यादा गंभीर रूप से प्रभावित होगी। ठीक है, ये सारी बात की गई है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डेटा दिया है उन्होंने कि भारत में श्रम बल की सिचुएशन क्या है, इसको और पढ़ लेते हैं इसमें। देखो, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नियरली 15% ऑफ ग्लोबल चाइल्ड एंड अडोलसेंट लेबर। पूरी दुनिया में जितना भी चाइल्ड लेबर हो चाहे एडोलसेंट लेबर हो, उसका 15% कहाँ है, इंडिया ही उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, अब फिर देखो क्या लिखा, ये फैक्ट काम आ जाता है कई बार, आपको ऐसे में कोई लाइन लिखनी हो, बाल श्रम पे कोई सिचुएशन आ जाए, मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए, जीएस पेपर 1 में या 2 में, वहाँ इसको आप हैंडल कर सकते हो। फिर देखो, देयर आर ओवर 10 मिलियन वर्किंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 14 ईयर्स।
ठीक है, भारत में कितने हैं देखो, लगभग 10 मिलियन, 1 करोड़ जो बाल श्रम है 5 से 14 साल की उम्र के बच्चे लगे हुए हैं, और 22.87 मिलियन जो किस में लगे हैं, वो जो किशोर की श्रेणी में है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण हमारे लिए जानकारी थी। ओके स्टूडेंट्स, निर्माण आईएएस की डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।